बीएसपी भी गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है। तो मायावती थोड़े दिन पहले उनका मतलब कल ही उनका स्टेटमेंट आया है कि भीम आदमी बीजेपी की एक विंग है। तो उसके बाद वो गुजरात में इलेक्शन भी लड़ रही हैं, दलित के पास भी जा रही हैं सांत्वना देने। तो ये क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो कटवा राजनीति है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए बहन जी से तो मेरी अभी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी कंपेरेटिवली थोड़ा फ्री है, रिलैक्स है। चुनाव में बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, तो इससे मुझे ऐसा मानना है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये जो नारा किसी जमाने में काशीराम जी ने दिया था, उस नारे को पूरे यूपी के हर एक जिले के तहसील के गांव गांव में ले जाए। साथ साथ बहन जी से मेरी तो अपील है, गुजारिश है कि आज शहर में बसने वाला या छोटे टाउन में बसने वाला जो मजदूर दलित है, वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का जबरदस्त शिकार है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में उसका खून चूसा जा रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म किया जाए, उसकी डिमांड करे, आंदोलन छेड़े हर एक स्टेट में कि मैन्युअल स्कैवेंजिंग खत्म हो। राइट, तो इस तरह के मुद्दे बहन जी उठाए, ऐसी मेरी उनसे अपील है। जहां तक इस कमेंट का सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का आदमी है, मुझे व्यक्तिगत कोई परिचय भीम आर्मी का या चंद्रशेखर आजाद का है नहीं। हम लोगों ने कुछ मिनट्स के लिए स्टेज शेयर किया था, इससे अतिरिक्त हम लोग कभी मिले भी नहीं, पर्सनली बात भी नहीं हुई। लेकिन कोई पार्टी ऐसा कहती है कि आपका बीजेपी के साथ गठबंधन है, आप बीजेपी के आदमी हो। जो लोग चंद्रशेखर को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, वो लोग खुद हिंदू राष्ट्र का एजेंडा वाली, कोमवादी जातिवादी बीजेपी के साथ तो चुनावी गठबंधन कर चुके हैं। 2002 के दंगों के वक्त मोदी का प्रचार कर चुके हैं। तो आप किस बलबूते पर यह कहते हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी का आदमी है? वो है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। राइट, अब तक तो उसकी बात से मुझे ऐसा इंप्रेशन नहीं जा रहा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, वो खुद भाजपा के साथ गठबंधन करके बैठे हैं किसी जमाने में। तो इतना बड़ा जब आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज अब कर बैठे हैं, तब दूसरों को गाली देने का कोई मतलब नहीं। क्या भविष्य में ये चांसेस है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें या अपना अलग से कोई पार्टी बनाएं? क्योंकि पिछले बार केरला में आपने कम्युनिस्ट लोग के साथ मंच साझा करने से मना किया था। उसके बाद अगर फिर से आपका कोई ऐसा प्लान कि आप अलग से कोई पार्टी बना रहे हो? देखिए, 2-3 मुद्दे इस पर कहूंगा। एक तो मेरा जो पॉलिटिक्स है, मेरी जो राजनीति है, या मेरा जो आंदोलन है, वो केवल चुनावी राजनीति के संदर्भ में उसका इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हम लोग चुनावी राजनीति से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से प्रेरित नहीं है। हाँ, आंदोलन करते करते एक ऐसा वक्त, ऐसा मोड, ऐसा सर्कमस्टेंस खड़ा हो सकता है कि उसमें से कुछ चुनावी राजनीति का रास्ता भी निकले, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे पूरी बात जाकर खत्म हो जाए, वो मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ओपन हूं, कल को कोई ऐसा पॉलिटिकल फ्रंट खड़ा हो तो मैं उसमें जुड़ भी सकता हूँ। खुद भी ऐसा पॉलिटिकल फ्रंट हम लोग खड़ा कर सकते हैं, तो आई एम ओपन फॉर दैट। और रही बात केरल की, ये बहुत अहम मुद्दा है और मैं आपके मंच के माध्यम से उसके ऊपर थोड़ा खुलकर बात करना चाहता हूँ। जाति व्यवस्था इस देश की एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, एक बहुत ही पेचीदा हकीकत है। इतनी पेचीदा हकीकत कि यहां से जो लोग माइग्रेट होकर लंदन गए और वहां पर उन्होंने जो जातिवाद फैलाया, वहां पर जो जाति का कीटाणु ले गए, उसको टैकल करने के लिए, उसको डील करने के लिए वहां की सरकार को 2009 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्पेशल लेजिस्लेशन बनाना पड़ा था, इक्वालिटी बिल। भारत में हर रोज 2 दलित की हत्या होती, हर रोज 4-5 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं, हर हफ्ते कहीं दलितों के घर जला दिए जाते हैं, सोशली बॉयकॉट किए जाते हैं, उनको गांव से खदेड़ा जाता है, हर 18 मिनट में एक एट्रोसिटी की घटना होती है। लाखों दलित आज भी माथे पे सर पे मैला उठाते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। इस सवालों की ग्रेविटी को समझने में ऐतिहासिक तौर पे लेफ्ट की कुछ खामियां रही, लेकिन भारत में लेफ्ट आंदोलन की ये जो खामी रही, ये जो मर्यादा रही, उसका अब रियलाइजेशन भी है। और उस रियलाइजेशन के चलते कुछ वामपंथी कार्यकर्ता, वामपंथी स्कॉलर्स, वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स, वामपंथी पार्टियां भी अब जाति का सवाल उठा रही है। तो इतने सालों तक नहीं उठाया, सिर्फ इस वजह से वामपंथ के साथ जुड़ाव ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वामपंथी आंदोलन की एक मर्यादा रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की और प्रैक्टिस की, दोनों की, उसी तरह आम्बेडकरेट पॉलिटिक्स की भी मर्यादा रही। यदि आम्बेडकरेट पॉलिटिक्स का थियरी और प्रैक्टिस दोनों तगड़ा होता, तो आज हम दलितों की हालत ऐसी नहीं होती। तो हम ये दोनों बात का स्वीकार करें कि दलित और वामपंथ जो प्रो पुअर राजनीति करना चाहते हैं, जो प्रो पुअर कंटेंट रखते हैं, उनको साथ आना ही चाहिए। आपसी मतभेद हो तो उसको साइड में रख के आए, साइड में न रख पाए तो उसको इंटेक्ट रख के भी लेकिन साथ में आना चाहिए। क्योंकि अभी
फांसीवाद का इतना खतरनाक खेल जो हम पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, इन संघी फांसीवाद के सामने मुकाबला करने के लिए मैं मानता हूं दलित और वामपंथ का एक साथ आना बहुत ही अहम है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वामपंथ में ज्यादातर सवर्ण लोग हैं। भाई, वामपंथ में कोई सवर्ण है लेकिन प्रोग्रेसिव है, यदि प्रो पुअर है, प्रो दलित है, जाति निर्मूलन के सवाल को समझता है, उठाना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके साथ क्यों नहीं बैठना चाहिए? उसके साथ डेफिनेटली काम करना चाहिए। मैं तो ऐसा साफ मानता हूं। कन्हैया कुमार को बहुत लोग इसलिए गाली देते कि वो भूमिहार है। जिस तरह से मेरा कसूर नहीं कि मैं दलित के घर में पैदा हुआ, उसी तरह उसका भी कसूर नहीं कि वो भूमिहार है। वो सिर्फ भूमिहार है, उस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट करना ये ब्राह्मणवाद है, ये कास्टिज्म है। तो उस तरह से कास्टिज्म में से हम लोगों को बचना चाहिए। और न केवल दलित और वामपंथ, सारे लड़ने वाले लोग, सारे क्रांतिकारी, सारे आंदोलनकारी, सारे प्रोग्रेसिव, फेमिनिस्ट, सभी एक मंच पर आकर इस संघ और बीजेपी का मुकाबला करें, यही इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है। तो मैं समझूं कि आप हर क्रांतिकारी, हर आंदोलनकारी के साथ आप जुड़ना चाहेंगे गुजरात इलेक्शन या आगे अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए? डेफिनेटली, आज भी, कल भी, आने वाले दिनों में भी क्यों न जुड़े, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। दलित का जैसा आपको पूरा साथ मिला हुआ है, तो क्या मैं ये भी मानूं कि आपको मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज का भी उतना ही साथ मिला हुआ है गुजरात में? डेफिनेटली, न केवल गुजरात में, गुजरात के बाहर में भी, कर्नाटका है या यहाँ पर दिल्ली में या राजस्थान में जाकर आया, जहां पर भी जाता हूँ, केरला में इन पर्टिकुलर, हर जगह पे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, दलित समाज की ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से, यूथ की ओर से। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में दलित मुस्लिम यूनिटी के संदर्भ में भी हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा मैं डेफिनेटली ऐसा मैं मानता हूँ। आई एम वेरी होपफुल। जी, थैंक यू सो मच हम लोगों को टाइम देने के लिए और अपने बिजी शेड्यूल से इतना वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ थे एक दलित उभरते हुए और आप कह सकते हैं एक स्थापित दलित नेता जिग्नेश मेवानी, और उनसे बातचीत हुई और बहुत सारी मुद्दे पे क्लियरिटी हमें आई। स्पष्ट रूप से पता चला कि क्या क्या हो रहा है गुजरात में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी ये दिखा नहीं रही कि गुजरात में क्या चल रहा। तो हमारे माध्यम से ये पता चला कि गुजरात में अभी क्या चल रहा है। आगे हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए बोलता हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।